सुप्रभात बच्चों। आज हम इस कक्षा में शमशेर बहादुर सिंह जी की कविता उषा पर विमर्श करेंगे और उनका जो एक संक्षिप्त परिचय होगा, क्योंकि किसी भी कविता को पढ़ने से पूर्व उसका परिचय हो जाना ज़रूरी होता है। और फिर हम कविता का जो मुख्य बिंदु है उस पर चर्चा करेंगे। फिर कविता को लेकर के आपसे हम विमर्श करेंगे। तो सबसे पहले हम इस कवि का जो संक्षिप्त परिचय है उसको हम बताना चाहेंगे कि शमशेर बहादुर सिंह जी का जन्म 13 जनवरी सन 1911 को देहरादून, उत्तर प्रदेश, अब उत्तराखंड में है, वहीं हुआ था। और इनका जो निधन है 1993 में दिल्ली में हो गया था। इनकी जो रचनाएं हैं, क्योंकि हम लोग साहित्यिक परिचय ही जानेंगे, तो जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जो कुछ कविताएं हैं और कुछ और कविताएं, चुका भी हूँ नहीं मैं इतने पास अपने, बात बोलेगी काल तुझसे, होड़ है मेरी, उर्दू हिंदी कोश का संपादन भी किया इन्होंने। इसी तरह से इनको जो सम्मान मिला है उसमें इनको साहित्य अकादमी सम्मान मिला है, कबीर सम्मान मिला है और अनेक पुरस्कारों से ये सम्मानित किए गए हैं। खुद को उर्दू और हिंदी का दुआब मानने वाले शमशेर की जो कविता है एक संधि स्थल पर खड़ी है। यह संधि एक ओर साहित्य, चित्रकला और संगीत की है, तो दूसरी ओर मूर्तता और अमूर्तता की तथा इंद्रिय और इंद्रियेतर की है, यानी इंद्रियों से हट करके है। और विचारों के स्तर पर देखा जाए तो प्रगतिशील हैं ये, और शिल्प के स्तर पर ये प्रयोगधर्मी है। इनकी पहचान जो है बिंबधर्मी कवि के रूप में जानी जाती है। उनकी यह बिंबधर्मिता शब्दों में रंग, रेखा और स्वर की कूंची की अद्भुत कशीदाकारी का मादा रखती है। उनका चित्रकार मन कलाओं के बीच की जो दूरी को न केवल पाटता है बल्कि भाषातीत हो जाना चाहता है। उनकी मूल चिंता माध्यम का उपकरण करते हुए भी बंधन से परे जाने का है। वो माध्यम, क्षमा करना कि मैं तुम्हारे पार जाना चाहता हूँ। कथा और शिल्प दोनों ही स्तरों पर उनकी कविता का मिजाज अलग है। उर्दू शायरी के प्रभाव से संज्ञा और विशेषण से अधिक बल सर्वनामों, क्रियाओं, अव्ययों, मुहावरों को इन्होंने दिया है। उन्होंने खुद भी कुछ अच्छे शेर भी कहे हैं। सचेत इंद्रियों का यह कवि जब प्रेम, पीड़ा, संघर्ष और सृजन को गूंथ कर कविता का महल बनाता है तो वह ठोस तो होता ही है, अनुगुंजों से भी भरा होता है। उसमें एक झंकार होती है। वह पाठकों को न केवल पढ़े जाने के लिए आमंत्रित करती है बल्कि सुनने और देखने को भी। अब हम चर्चा कर लेते हैं इस कविता को लेकर के कि जो ये कविता है जिसमें इन्होंने प्रयोग किया है कुछ, तो उसके लिए हमें प्रयोगवादी कविताओं को, प्रयोगवाद की तरफ जाना पड़ेगा। यानी प्रयोगवादी 1943 से प्रारंभ कविता, प्रयोगवादी जो कविता है 1943 से प्रारंभ हुई और इसके शिल्प संबंधी बहुत सारे प्रयोग
हमारे सामने आते हैं, नए बिंब, नए प्रतीक, नए उपमान कविता के उपकरण बने। यहाँ तक कि पुराने जो उपमानों में भी एक नए अर्थ की चमक भरने का प्रयास प्रयोक्ताओं, कवियों ने किया। अपना आस पड़ोस कविता का हिस्सा बना। कविता में होने वाला जो परिवर्तन मानवीय जीवन चित्र बनकर अभिव्यक्त हुआ। ये जो कविता है उषा, सूर्योदय के ठीक पहले के पल पल परिवर्तित प्राकृतिक शब्द चित्र है। सूरज निकलने वाला है और जो उसकी लालिमा आसमान में छाई हुई है, सूरज निकला नहीं है, तो उसमें जो बिंब ढूंढ रहे हैं ये, इसलिए शमशेर को बिंबधर्मी कवि भी कहा जाता है। यानी शमशेर ऐसे बिंबधर्मी कवि हैं जिन्होंने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने की अद्भुत प्रयास किया है। यह कविता भी इसका उदाहरण प्रस्तुत करती है। कवि भोर के आसमान को मुख दृष्टा नहीं है, वह भोर की आसमानी गति को धरती के जीवन भरे जो हलचल है उससे जोड़ने का सृष्टा भी है। इसलिए वह सूर्योदय के साथ साथ एक जीवंत परिवेश की भी कल्पना करता है और जो गांव की सुबह से जुड़ता है। वहाँ सिल है, राख से लिपा हुआ चौका है और स्लेट की कालीमा पर चाक से रंग मलते हुए अदृश्य बच्चों के नन्हे नन्हे हाथ हैं। यह ऐसे ऐसे दिन की शुरुआत है जहाँ रंग है, गति है और भविष्य की उजास है। हर कालिमा को चीरकर आने वाला एहसास कराती ये उषा कविता हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इसमें कवि ने बहुत ही अच्छे तरीके से उषा का बिंब हमारे सामने रखा है, जो पल पल में परिवर्तित होने वाले यानी जो क्षण है जो बदल रहा है, तो उस सौंदर्य को बोध करने के लिए, समझने के लिए बहुत सारे कवियों ने वर्णन किया है। हमारे शिशुपाल वध से आप देखेंगे उसमें तो कवि माघ ने लिखा है, क्षणे क्षणे जन्नवतामुपैति तदैव रूपम रमणीयताया। क्षणे क्षणे, जिसकी शोभा प्रतिपल हर क्षण बढ़े वही रमणीय है। हर क्षण, क्षणे क्षणे जन्नवतामुपैति तदैव रूपम रमणीयताया। इतना ही नहीं, नागार्जुन एक बार जब हिमालय गए तो उस हिमालय में देखते क्या है कि सुबह का समय है और सूर्य की रश्मियाँ हिमालय के उस बर्फीले स्थान पर पड़ रही हैं। तो इतना खूबसूरत परिदृश्य था, अलौकिक था। अब कवि अचानक उस दृश्य को देख करके हतप्रभ हो जाता है और वो सोचता है कि पलक झपका दूं अगर तो ये दृश्य हो सकता है कि एक क्षण में गायब हो जाए। तो उस सौंदर्य को प्राप्त करने के लिए वो करता क्या है, तो कविता है उनकी कि आगे बढ़ा शिशु रवि, आगे बढ़ा शिशु रवि, बदली छवि बदली छवि, देखता रह गया अपलक कवि, हर पल डर था प्रतिपल, अपरूप यह जादुई आभा, जाए न विखर जाए न विखर हिमगिरी के कनक शिखर। उसको हर क्षण ये डर रहता है कि ये जो जादुई आभा है, जो अपरूप है, अपूर्व है, वो कहीं गायब न हो जाए। इसलिए वो अपलक देखता है, आँख फाड़ फाड़ के देखता है। उसी तरह से कृष्ण के रूप को भी लेकर के वर्णन आप दोहों में पढ़े होंगे कि सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। यानी इस प्रभात का, इस भोर का, इस सुबह का बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से, अपने अपने शब्दों में इन भावनाओं को कहीं न कहीं
रखने की कोशिश की है और सुबह का वर्णन किया है। लेकिन हम जिस कविता को पढ़ने जा रहे हैं उसमें जो सौंदर्य है वह प्रयोगवादी कविता है। उसमें एक बिंब है, उस बिंब को हम देखेंगे। कहा जाता है कि सौंदर्य सुष्ठु नंदयति इति सौंदर्य, अर्थात जो हृदय को आर्द्र कर दे वही सौंदर्य है। और वह सौंदर्य इस प्रकृति में साक्षात्कार हम करते हैं, देखते हैं, प्रफुल्लित होते हैं, आह्लादित होते हैं और प्रकृति से जुड़ जाते हैं। तो देखिए, एक बहुत छोटी सी ये कविता है, लेकिन इसकी एक एक पंक्ति जो हमारे सामने है उसको जब देखेंगे तो पता चलेगा कि कितनी खूबसूरती से इन्होंने उस बिंब को पकड़ा है। केवल सूरज उग रहा है और इन्होंने देखने की कोशिश की है उस एक एक टुकड़े में, है ना, एक एक जो इनका विचार है उसको देखेंगे। कहते हैं कि प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका। यानी प्रातःकालीन आकाश का चित्रण करते हुए ये कहते हैं कि सूर्योदय के पहले के भोर के समय का जो आसमान है नीले शंख जैसा लग रहा था। आकाश का रंग रात की नमी के कारण ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे अभी अभी राख से लिपा हुआ चौका। ठीक है। अब नीला शंख में उपमित करते हुए कह रहा है कि राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। अभी गीला पड़ा है को उसने कोष्ठक में रखा है। हम याद करें कि जो हमारा गांव है और गांव में जो रसोई का काम होता है, चौका चूल्हा का काम होता है, वहाँ पर औरतें सुबह में उठ करके स्नान करके सबसे पहले उस चूल्हे को चारों तरफ से लिपती हैं, राख से, गोबर से, जैसे भी हो, बहुत पवित्र तरीके से। तो ये बताने की कोशिश किया कवि ने कि राख से लिपा हुआ चौका। अब ये देखिए कि पहले जो तुलना की जाती थी कि उसका मुख चंद्रमा जैसे है, चंद्रमुखी है, गुलाब जैसा है, कमल जैसा है, लेकिन यहाँ पर जो उपमाएँ दी जा रही हैं वो चूल्हे चौके से दी जा रही हैं, साथ ही साथ गौण चीज़ों से दी जा रही हैं। एक सूरज, एक आसमान और एक चूल्हा, दोनों की तुलना हो सकती है, लेकिन नहीं। पहले के कविताओं से अलग हट करके एक अलग रास्ता अपना करके प्रयोगवादी कवियों ने इस रास्ते को, वो कविता याद करोगे, बाजरे की कली कहा अपनी नायिका को। अब वो गुलाब की कली और कमल की कली नहीं कहता है, पंखुड़ी नहीं कहता है, बाजरे की कली कहता है। और गांव में बाजरा एक निकृष्ट अन्न है, लेकिन उसमें भी सौंदर्य है। उस सौंदर्य बोध को महसूस करना पड़ेगा। हमारे गाँव में कहा जाता है कि जो लड़कियां खेतों में काम करती बड़ी खूबसूरत होती हैं। वो जो सिनेमा हॉल में, सिनेमाओं में काम करती हैं, फिल्मों में काम करती हैं, उनसे खूबसूरत होती हैं, लेकिन वो मिट्टी में काम करती हैं, इसलिए उनकी खूबसूरती उस रूप में दिखाई नहीं देती है जैसे पर्दे पर दिखाई देती है। इनका जो प्राकृतिक सौंदर्य है अद्भुत होता है। कभी कई बार अपने तरीके से इस चीज़ को देखा भी है और बहुत खूबसूरत है। तो यहाँ पर जो राख से लिपा हुआ चौका है ना, वहाँ पर जो भाव है वो पवित्रता का भाव है। पवित्रता के भाव को बताने की कोशिश किया है कवि ने कि राख से लिपा हुआ चौका जिस तरह से पवित्र माना जाता है, उसमें कोई पैर नहीं रखता, वहीं स्त्री रखती है। जब सूख जाता है तब उसमें कोई पाँव ऐसे नहीं रख सकता, अर्थात उसकी जो पवित्रता का वो द्योतक है। और अभी गीला पड़ा है, अर्थात जब भी आप देखेंगे जब लीपा पोता जाता है तो उसमें अलग सी सोधी सी सुगंध होती है जो हमारे हृदय को आह्लादित करती है, सुरभित करती है, कहीं ना कहीं आनंद प्रदान करती है। तो राख से लिपा हुआ चौका, ठीक है, ये एक बिंब हुआ। और आसमान में
वो लग रहा है ऐसा आसमान कि ये राख से लिपा हुआ चौका जो है हमारे घर में होता है उस तरह से दिखाई दे रहा है। तो राख तो भूरी होती है, तो आसमान भूरा भूरा है और ये जो थोड़ी सी लालिमा है वो लालिमा है। दूसरा जो चित्र है, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। अब यहाँ पर इसकी तुलना वो करता है कि सूर्योदय हो रहा है और वहाँ पर दूसरा बिंब, कौन सा बिंब, कि बहुत काली सिल, हमारे घरों में सिलवट होता है ना, और उस पर रख करके हम मसाला, हल्दी, ये, तो उसने कहा कि जैसे केसर रख करके उसको मसल दिया गया हो तो एक लालिमा जैसे फैल जाती है ना, और फिर हम क्या करते हैं, उस काली सिल को साफ कर देते हैं पानी से। उसी प्रकार से ये काली शब्द जो आ रहा है ना, उस रात के लिए है कि काली रात जो है बीत रही है और उस पर सुनहरा भविष्य, रंग, लालिमा, है ना, आगमन हो रहा है। एक संभावना, एक नया सवेरा, एक नया रूप, एक नव्यतम, है ना, परिवेश हमारे सामने आ रहा है। तो वो चित्र जो है उसमें छिपा हुआ है कि बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, है ना। तो ये कई बिंब बनाता हुआ, है ना, जैसे कहता है कि ऐसा लग रहा है कि मानो आकाश रूपी काली सिल, है ना, थोड़े से लाल केसर से धुल दी गई हो, है ना। वस्तुतः यह सूर्योदय के पूर्व आकाश में फैलती हुई जो लालिमा युक्त आभा का बिंब है, या किसी बालक ने जो तीसरा रूप दिया हुआ है कि बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, तीसरा बिंब है। जैसे लग रहा है कि किसी काली स्लेट पर थोड़ी सी लाल खड़िया लेकर के किसी ने चाक से मल दिया हो। ये तीन रूप, छोटे छोटे बिंब हैं, छोटे छोटे रूप हैं, अर्थात ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ऐसा दिया है इसने। तो ये बताने की जो कोशिश किया है कि इस समय के जो चित्र को स्पष्ट करने के लिए एक अन्य बिंब का उपमान किया है। वो कहता है कि उषा काल में सूर्योदय के समय ऐसा प्रतीत होता है कि काली स्लेट पर थोड़ी सी खड़िया चाक मल दी गई हो, या किसी सिलवट्टे पर लाल केसर से उस सिलवट्टे को धुल दिया गया हो, या उसे राख से चौके की तरफ लिप दिया गया हो। ये तीन बिंब जो है हमारे सामने आते हैं। इसके बाद जो है एक और बिंब हमारे सामने, एक चित्र जो हमारे आंखों के सामने नाचेगा कि नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। तो कवि उषा के इस समय के चित्र को स्पष्ट करने के लिए एक अन्य बिंब का उपमान को प्रस्तावित करते हुए कहता है कि उषा काल में सूर्योदय के समय ऐसा प्रतीत हुआ जैसे आकाश रूपी नीले जल में किसी युवती की, कवि का जो संकेत है यहाँ पर उषा रूपी ज्योति की ओर है, गोरी देह झिलमिलाती हुई दिखाई दे रही है। इस वर्णन के पश्चात संभावनाओं से बाहर निकलता हुआ कवि उषा के इस जादुई परिदृश्य के, सम्मोहन के टूटने की भी बात करता है। क्या कहता है, और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। ठीक है ना। कह रहा है कि, बताता है कि इस सजीव प्राकृतिक दृश्य के परिवर्तित होने के पश्चात प्रकृति का जो प्रवेश है उसमें अब सूर्योदय हो रहा है, और ये जादू है, और जादू टूटता है, जादू में सम्मोहन होता है, और उस जादू को वो महसूस करता है। यानी आसमान राख से लिपे गए चौके और लाल केसर से धुली काली सील के जैसा दिखाई पड़ता है। तो कभी वह बिंब से ग्रामीण स्त्रियों द्वारा भोजन बनाने के पश्चात चौके के लिपाई करने तथा सील पर केसर पीसने के जो क्रिया का आभास होता है, काले रंग की स्लेट पर दृश्य की तुलना करना जिनकी शुरुआत करने से है। अर्थात ऐसे में आकाश में सूर्योदय का होना नई आशा और उल्लास का प्रतीक बन जाता है,
और उषा रात्रि के गहन अंधकार और कालिमा के समाप्त कर प्रकाश फैलने की जो सूर्योदय की प्रक्रिया की प्रत्यक्षदर्शी बनकर पाठकों के सम्मुख उपस्थित हो जाती है, वह सम्मोहन जब टूटता है, सूर्य निकलता है तो एक नया ऊर्जावान बिंब बनता है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि जो इस पाठ में जो एक तरह से काव्य सौंदर्य है, इस काव्य सौंदर्य में बहुत ही सहज भाषा का प्रयोग किया गया है। संस्कृतनिष्ठ तो जरूर है, लेकिन भाषा बिल्कुल सहज है। बिंबात्मक बिंब से युक्त यह भाषा है और इस कविता को मुक्त छंद में लिखा गया है। मुक्त छंद, इसमें किसी छंद का प्रयोग नहीं किया गया है, न दोहा में है न सवैया में है। यह मुक्त छंद है जिसमें कोई भी मात्रा या वर्ण की गिनती नहीं होती है। और जो प्रातःकाल के गहरे रंग एवं नमी की जो राख से लिपा हुआ चौके की बात करता है, यह एक बिंब का माध्यम बनता है और उसको साकार करने की कोशिश की है इस कविता में। इसमें इसके माध्यम से बहुत सारे अलंकारों का वर्णन किया है। भोर का नभ में उत्प्रेक्षा का प्रयोग हुआ है, संभावनाएं हैं उसमें। भोर का नभ, ऐसा लग रहा है मानो, यानी जहाँ संभावना होती है वहाँ उत्प्रेक्षा होता है। बहुत काली सिल में उपमा अलंकार का प्रयोग देखने लायक है। और नील जल में हिल रही हो तथा स्लेट पर या लाल खड़िया चाक में भी आप देखेंगे कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसमें प्रतीकों का सुंदर प्रयोग है, जैसे नीला जल नीले आकाश को द्योतित करता है और गौर झिलमिल देह सूर्य के जो प्रकाश का रूप है, यानी ज्योति है, उसका